let me get back to the work and let's start with the DSCR explanation. So let's see, everybody, please focus on the board. Okay, I hope सभी को डेट सर्विस कवरेज रेशियो याद है कि उसका पर्पस क्या था. उसका पर्पस होता है कि हमको ये चेक करना है कि ऑर्गेनाइजेशन ने कितने प्रॉफिट्स अर्न किए हैं, so that it can take care of not only the payment of interest which has to be made, but it has also to see that whether they have got sufficient amount of profits available for the payment of the principal amount, for the repayment of the principal amount. So it goes like this. There's a, Anshul, you have said it right. Please check new formula जो आपको already हमने कल किया था, but there's some correction which is required in that. So the formula is profit after tax, that is earnings after tax plus interest plus your depreciation or amortization plus any other non-operating expense. या फिर हम नॉन कैश एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन को हम नॉन कैश एक्सपेंसेस लेते हैं, राइट, डिवाइडेड बाय योर इंटरेस्ट पेमेंट प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिविडेंड प्लस प्रिंसिपल repayment obligation. Okay, so this is to be taken into consideration. अब यहाँ पर हमारे पास जो खास चीज है वो है ये चीज. ये क्या कह रही है यहाँ पर हम इसे देखेंगे. जब आपको याद होगा कल जब हमने सॉल्व किया था तो हम क्या करते हैं, we take EBIT, we minus interest, then whatever is the amount which is we are getting here is earning after interest, जिसको हम कहते हैं earning before tax, minus we do tax from here, तो ये आया tax, and then this is earnings after tax, right? तो ये earning after tax है. अब इसको आपको बिफोर इंटरेस्ट लेकर आना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस ये जो टैक्स के बाद का प्रॉफिट आ रहा है, यानी कि ये वाली जो फिगर आ रही है, इस फिगर को लीजिए और जो इंटरेस्ट आपने चार्ज किया है ऑलरेडी, क्योंकि टैक्स जब हम चार्ज करते हैं तो टैक्स चार्ज करने के लिए हम पहले माइनस करते हैं इंटरेस्ट और उसके बाद टैक्स कैलकुलेट होता है. इसीलिए आपको टैक्स डिटरमाइन करने के लिए इंटरेस्ट तो माइनस करना होगा. तो आप इंटरेस्ट माइनस कीजिए और उसके बाद जो आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं वो टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए, उसको माइनस कर दीजिए. जो प्रॉफिट आ गया है आपके पास, अब उससे आप पीछे जाइए और पीछे जाने के लिए मुझे क्या करना होगा कि जो मेरे इंटरेस्ट मैंने चार्ज किया था अपने डेट के लिए उसको मुझे ऐड करना है, प्लस और कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो कि नॉन कैश एक्सपेंस था, चाहे वो डेप्रिसिएशन हो या अमोर्टाइजेशन हो या कोई भी ऐसी चीज जो चार्ज की जा चुकी है जो बिजनेस से रिलेट नहीं करती है, राइट, वो सब चीजें जो आपने चार्ज करके अपने प्रॉफिट को रिड्यूस किया है उन सबको आप ऐड कर दीजिए वापस से, राइट. वो ऐड करके जो आपके पास अर्निंग्स आएंगी उसको उस अर्निंग के साथ हमको कंपेयर करना है, दैट वेदर वी आर हैविंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अर्निंग्स टू रीपे आवर इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन. इंटरेस्ट इसलिए ऐड कर दिया गया क्योंकि इंटरेस्ट हम ऑलरेडी नीचे कवर कर रहे हैं, राइट. So we are determining that profit which is available with us, which is before charging all of these, that whether we are having sufficient amount available for the payment of interest, for the payment of the principal amount, and the principal amount not only belongs to the debt, but it also belongs to the preference share capital plus also the preference share dividend, right, that we have to pay. So all such fixed obligations that we have, if that profit is able to cover that obligation, that fixed financial charge, and that to multiple number of times, then we should use debt for raising fund. Otherwise, if our profit is not substantial enough to cover that entire payment obligation, then we should use equity share capital to raise fund, right. DSCR या interest coverage ratio या ROI का ज्यादातर से यूज, खासकर ROI को छोड़ देते हैं इस वक्त, मगर DSCR और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का यूज आपके फैक्टर्स के अंदर ही होता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं. जो न्यूमेरिकल आपको आएगा पेपर में या जो आता है जनरली पेपर में वो आपका होता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ EPS, सो एज टू डिटरमाइन द ट्रेडिंग ऑन इक्विटी,
That means because of the use of debt in the capital structure, are we able to increase the return to the shareholders or not? With the example, you have to justify that question, right? जो मैंने आपको कल question करने के लिए भी दिया था, if you have answered that question, sorry, परसों करने के लिए दिया था, so if you have answered that question, that means you are already clear with how that kind of a question has to be attempted, right? And factors के अंदर these are going to be written. In fact, the formulas are also not important to be written, but formula अगर आप लिखेंगे तो it will add to the weightage of that question, the way you are presenting it. So write down the formula and explain that if the profit available with us for payment of or the repayment of the principal amount as well as the timely payment of this financial charge, if it is available in sufficient manner, then we should go for debt, and if it is not available, then we should prefer equity for raising our funds, because it will not have any kind of fixed financial charge which is going to pose a financial threat or a financial risk to the organization. Okay, I hope with this we come to an end of this factors affecting the capital structure. Now today we are going to start with the fixed capital requirement. Fixed capital requirement, अगर आपको आपका जो हमने कैपिटल बजटिंग डिसीजन किया था, दैट इज द इन्वेस्टमेंट डिसीजन किया था, वो उसकी इंपॉर्टेंस, उसके फैक्टर्स आपको याद है, तो आज जो हम करने वाले हैं वो बहुत आसान है, करते हैं उसे और जल्दी से फिनिश करेंगे इसे. ओके, आई होप we are already clear with whatever that we have covered as of now. Okay, so let's start with the management of fixed capital or fixed capital requirement. Okay, so fixed capital requirement को commonly कहा जाता है आपका capital budgeting decision भी. That means if we have to remain in the business for a period which is more than 1 year, it is important that we buy assets, right? और जब भी हम assets purchase करते हैं तो वो उसके लिए जो हम डिसीजन लेते हैं उसे कहा जाता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन, राइट? तो इसीलिए जो फिक्स कैपिटल है वो फिक्स कैपिटल को हम ऑल्टरनेटिवली कहते हैं द कैपिटल बजटिंग डिसीजन, बिकॉज जो भी आप फिक्स कैपिटल है वो बेसिकली रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज को, और जो भी लॉन्ग टर्म सोर्सेज चाहे वो डेट के थ्रू हम रेज करें या इक्विटी के थ्रू रेज करें, वो सारा का सारा पैसा हम यूज करते हैं मेजरली फॉर टेकिंग आवर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, राइट? उसमें से ही कुछ पैसा आप यूज करते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए, मगर वो हम बाद में करेंगे. फिलहाल हम फोकस करेंगे कैपिटल बजटिंग के ऊपर. तो जो भी आपके फिक्स एसेट्स परचेज होते हैं कभी भी, वो आप देखेंगे इट विल ऑलवेज बी फाइनेंस्ड यूजिंग द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस, राइट? कभी भी शॉर्ट टर्म के थ्रू यानी कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू या करंट लायबिलिटीज के थ्रू हम अपने फिक्स्ड एसेट्स को फाइनेंस नहीं करते हैं. दिस इज अ वेरी एग्रेसिव पॉलिसी एंड द बिजनेस doesn't prefer to use such aggressive policy. Okay, so we have already understood that fixed capital is basically reflecting the money which is invested in the fixed asset, right, and which is going to be used over a long period of time, right? तो हम ये समझेंगे यहाँ पर फिक्स कैपिटल से कि फिक्स कैपिटल मीन्स द लॉन्ग टर्म कैपिटल that we are talking about, and that long term capital is going to be used for financing our fixed assets. Okay, अब fixed assets किस लिए परचेज किए जाते हैं? अगर आपको याद हो तो फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए. दैट मींस वी कैन आइदर गो फॉर मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन or opening up of a new branch, right? Or opening or taking up of a new plant, or opening a new product line, or expanding the new product line, right? So any decision that we are taking in that regard is basically discussing about the capital budgeting decision, right? And that is why we need fixed capital for it. तो आप जब इसके फैक्टर्स भी आगे पढ़ेंगे अभी, तो आपको यही समझ में आएगा कि जो भी हमको पैसा लगाना है, अगर हम सिंपल पर्सपेक्टिव से देखें कि हमको फिक्स्ड एसेट में कितना पैसा लगाने की जरूरत पड़ेगी किस केस के अंदर, अगर वो ज्यादा लगाने की जरूरत पड़ेगी तो हमारा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगा, और अगर वो कम लगाने की जरूरत पड़ेगी तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा. इट इज अ वेरी सिंपल हिंट दैट आई हैव गिवन यू. यूज इट, you'll be able to do all the factors very easily. Okay, so let me just read this slide for you. I hope this is going to come very handy to you, because we have already covered our capital budgeting decision very much in detail. So let's just do it. Okay, so management of fixed capital is also known as investment or capital budgeting decision, and also involves allocation of fixed capital to different projects or asset
with long term implication for the business. long term implication क्यों कहा गया? क्योंकि जो भी हम प्रोजेक्ट लेते हैं फिक्स कैपिटल के इन्वेस्टमेंट के थ्रू, they are going to have or generate a return in the long term, right? कभी भी शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे कि कोई भी फिक्स एसेट से रिटर्न जनरेट नहीं होता है, right? So it is going to generate return in the long term, and so it has got long term implication. लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन से अगर आपको याद आ रहा हो, वो जो पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस हमने पढ़ा था, कुछ याद आता है किसी को कि हमने कौन से इंपॉर्टेंस वाले पॉइंट पढ़े थे कैपिटल बजटिंग डिसीजन के? सो इट वाज naming something like long term growth, right? So whenever we take that capital budgeting decision, we are focusing upon the long term growth of an organization, right? Then secondly, we involve a large amount of fund, and that too for a very long period of time. मतलब हम बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं और बहुत लंबे समय के लिए खर्च कर रहे हैं, इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं, इट शुड बी बेस्ड ऑन द राइट एनालिसिस. इट मींस द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया शुड बी यूज्ड प्रॉपर्ली so that we take the right decision, because there is a lot of risk which is involved, and risk is the risk of suffering loss, right? So it is very important that we determine our return on investment, that what are we planning to generate over the asset which we are in which we are investing right now. तो अगर हमारी cost of capital के against हमारी return of investment ज़्यादा नहीं आ रही है, then that project would not be selected, right? And then the capital budgeting decision is irreversible in nature. That means it is irrevocable in nature. That means if we have taken that decision, if we decide that in the that the project is not doing well or we are suffering losses, so we want to just close down this project and go with some other project. So if we are doing any such thing midway, it will actually let the company incur a lot of losses, right? So ये हमारे लिए एक बहुत ही रिस्क होता है, एक रिस्की सिचुएशन होती है, and this leads to a lot of penalty if in case we try to reverse this decision, right? So यही चीज आगे लिखी हुई है और यही चीज हम पढ़कर भी आए हैं इंपॉर्टेंस में. So let's just go through it. Okay, features of fixed capital. पहला है permanently invested in the business. आपको पता है कि इक्विटी एक ऐसा सोर्स होता है जिसको कि हम तब तक नहीं निकाल सकते हैं जब तक कि आपका बिजनेस क्लोज ना हो जाए या फिर सेल ना हो जाए. मगर जब हम बात करते हैं कि वो इक्विटी जो मार्केट में अवेलेबल है या बिक रही है, तो बेसिकली अगर आप इक्विटी शेयर्स को जब बात कर रहे हैं कि उसकी ट्रेडिंग होती है, तो वो ट्रेडिंग जब होती है तो वो उसका ओनरशिप जरूर बदलता है, मगर स्टिल समबडी इज द ओनर. दैट मींस वो ओनरशिप राइट किसी ना किसी के पास तो आ ही रहे हैं. So that has to be taken into consideration, that it will remain permanently invested in the business. Debt is invested for a very long period of time, right? And for that long period, it is very important for the organization to service it. That means आपको time to time उसका principal amount pay करना है, whatever is getting due, and the timely payment of the interest is a must. Okay. Next is affects growth prospect, profitability and risk of business in the long run. Okay, I hope हमने इन सब चीजों के बारे में इंपॉर्टेंस की पॉइंट में बात कर चुके हैं. आगे बढ़ते हैं. Involves huge investment. Okay, फिक्स एसेट में कभी भी आप देखेंगे तो कम पैसा नहीं लगता है. We always have to invest a lot of money so as to purchase any fixed asset, right? Then finance through long term sources. अब मैं ये कहूंगी कि long term sources only, right? And we are not talking about the conservative approach, but we are talking about the matching policy of financing that should be used for purchasing our fixed assets, and we should always use the long term sources. Okay, last point is irrevocable except a huge losses. बहुत बार समझा है इसे, आई थिंक और एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है यहाँ पर. ओके, आगे बढ़ेंगे. Examples of capital budgeting decisions are acquisition, expansion, modernization, replacement of asset, launching of a new product line, advertisement expenditure, which is also known as deferred revenue expenditure, R&D program, which is research and development program having long-term implication, right? तो ये सारी चीजें हैं, इन सब में बहुत पैसा लगता है और इन सब के अंदर जब आप पैसा लगाएंगे तो वो सारे फंड्स आप रेज करेंगे यूजिंग द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ओनली. ओके, नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट? क्वेश्चन भी कर लिया है आप लोगों ने, तो डू वी नीड टू डिस्कस इट अगेन? आई थिंक वी कैन मूव अहेड, एंड if there'll be still any doubt, so you can ask me your doubt in the class today. Okay, आगे बढ़ते हैं.
let's move on to the factors, the main topic that we have to cover in today's class. So let's talk about the factors affecting the fixed capital requirement. और मैं अभी भी आपको फिर से वो ट्रिक बता रही हूँ कि अगर हमको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट जाननी है तो हम सिर्फ इतना देखेंगे कि जहां भी हम पैसा लगाने वाले हैं क्या वो फिक्स एसेट के में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, उस केस में उस फैक्टर के अंदर अगर होता है इसका मतलब है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी, और अगर फिक्स एसेट्स की रिक्वायरमेंट कम है तो ऑटोमेटिकली हमारे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, राइट? अगर आप ये चीज समझ सकते हैं तो बहुत आसानी से इसे अप्लाई करेंगे और अभी हम ये फैक्टर्स बहुत आसानी से कर लेंगे. ओके, let me start with the nature of business, which is the first point of factor. So nature of business का मतलब क्या होता है कि nature of business का मतलब होता है कि आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं. That means is it a trading concern, is it a manufacturing concern, is it a service concern, right? तो अब आप ये देखिए कि ट्रेडिंग कंसर्न जब होती है, हम ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में बेसिकली बात करेंगे, तो ट्रेडिंग कंसर्न जब होती है वो क्या करते हैं, दे आर, आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल. Anybody having problem regarding the audibility of the session? Okay. Okay. It is probably because of the reason that the network is going unstable, and that is why I asked. Is my voice clear now? Can you all hear it clearly? Okay. Thank you, Harshit, Anushka. आप लोगों ने मुझे okay. So if you can hear me clearly, that's completely all right. But if you are facing problem in the audibility, I would suggest you all that all the lecture that I am delivering, it is all getting recorded and I will be uploading it. Please refer to those lectures which has been delivered and which are getting delivered, because मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मुझसे या किसी और के ऊपर आप डिपेंड करें डाउट्स पूछने के लिए. ऑफ कोर्स आई एम द लास्ट रिजॉर्ट, सो आई विल बी ऑलवेज देयर, बट अगर कहीं भी कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है सुनने में या आपको नहीं सुनाई दे रहा है तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं फर्स्ट. सेकेंडली, अगर आपको नहीं सुनाई दे रहा है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपने ये जो लेक्चर कंडक्ट हो रहा है उसे वापस से यूट्यूब पे सुने, so that you can get more clarity on that. Okay. Okay. So let me take you further with the factors that we were doing. So let's start with the factor. So the first factor that we were discussing here is nature of business. Okay, everybody, please pay attention and try to understand the way I am telling you. So मैंने अभी भी आपको बताया कि अगर किसी भी फैक्टर के अंदर आपके फिक्स असेट्स में इन्वेस्टमेंट की ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है तो उधर हमें फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा. मगर अगर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, अगर फिक्स्ड एसेट्स में कम की जरूरत है तो उस केस में जो हमारी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. Okay, now let me start with the very first factor again. The first factor is nature of business. So nature of business says that we have got two types of business primarily. एक होती है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, दूसरी होती है ट्रेडिंग कंसर्न. ओके, तो जब हम बात करते हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की तो आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती है उसके अंदर हमको रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना होता है अपने फिनिश गुड्स में और फिर हम उसे सेल करते हैं, राइट? तो जो आप रॉ मटेरियल कन्वर्ट कर रहे हैं और फिनिश गुड्स बना रहे हैं उसको सारे प्रोसेस को रन करने के लिए क्या आपको फिक्स एसेट्स की जरूरत पड़ेगी? यस, पड़ेगी. और अगर फिक्स एसेट्स की जरूरत पड़ेगी तो इसका मतलब है कि आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा. That means fixed capital requirement will be more in case of manufacturing concern, whereas trading concern wherein we only procure from one end and we sell it on the another end. So in that case, in the case of trading concern, the requirement in the investment in the fixed asset will be less, and so the fixed capital requirement will also be less. Okay, I hope this point is very much clear to all. Next is scale of operations.
ओके, स्केल ऑफ ऑपरेशन अब हम बात करते हैं लार्ज स्केल या स्मॉल स्केल की। ओके, अगर कोई बिजनेस लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रहा है, इसका मतलब है दैट दे विल नीड हेवी एंड बिगर मशीन्स, राइट, दे विल नीड इक्विपमेंट्स टू ऑपरेट। तो अगर उसका स्केल बड़ा है तो दैट मीन्स आपका जो फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट होगा वो भी ज्यादा होगा, और जब फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द ऑर्गेनाइजेशन विच इज रनिंग ऑन द स्मॉल स्केल। क्योंकि स्मॉल स्केल की जब हम बात करते हैं तो उनकी जो मशीन्स होंगी, उनकी जो इक्विपमेंट्स होंगी, उनका स्केल भी रिलेटिवली छोटा होगा, और बिकॉज दैट इज लेस so the scale of operations is less and small, and so the fixed capital requirement will also be less. Next is choice of technology. Okay, choice of technology mein we have got labor intensive and capital intensive. So labor intensive and capital intensive का मतलब होता है कि अगर हमारे पास लेबर के थ्रू हम अपने ऑपरेशंस को रन कर रहे हैं, इट मींस इट इज अ लेबर इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन, तो हम मशीन्स पे डिपेंड नहीं कर रहे। अगर मशीन्स पे डिपेंड नहीं करेंगे तो हमारी रिक्वायरमेंट कैसी होगी फिक्स कैपिटल की? कम। Whereas if we talk about capital intensive organization wherein we are purchasing more of machines and we are heavily dependent upon the machines that we are using, so in that case the requirement of our fixed capital will be relatively high, right? So in case of, so I'm repeating that in case of the capital intensive organization, the fixed capital requirement will be high, and in case of labor intensive organization the requirement of fixed capital will be low. Next one is technology upgradation. Okay, technology upgradation matlab we have to decide that what kind of or how frequently do we want to upgrade our technology. तो अगर मैं बात कर रही हूँ आईटी ऑर्गेनाइजेशंस की जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत फ्रीक्वेंटली अपग्रेड होती है और होती जाती है, तो उस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हम देखेंगे वहां पर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, तो उनकी रिक्वायरमेंट कैसी होगी? उनकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी हाई रहेगी, राइट? और जहां पर आपकी इतनी फ्रीक्वेंटली आपकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं होती है वहां पर आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट लो रहेगी। जैसे मैंने बात किया आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में आपने एक बार मशीन खरीदी, अब 10 साल के लिए आप उसी मशीन पे ऑपरेट करने वाले हैं, तो उस केस में आपकी टेक्नोलॉजी की जो रिक्वायरमेंट है, राइट, वो कैसी रहेगी? वो आपकी रहेगी कम, एंड क्योंकि वो टेक्नोलॉजी आपको कम चेंज करनी पड़ेगी इसीलिए फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी आपकी कम रिक्वायर्ड होगी। ओके, नेक्स्ट वन इज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। सो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? एनी ऑर्गेनाइजेशन विच इज ग्रोइंग, राइट, and it has got growth opportunities in line, so for that organization their fixed capital requirement is going to be high. जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन को अगर ग्रो करना है और उसे एक नई प्लांट या मशीन्स लगाने हैं या फिर नई फैसिलिटी क्रिएट करनी है, सो फॉर दैट आई विल बी इन्वेस्टिंग इन द fixed assets. So the fixed capital requirement will be high. Whereas the growth prospect, if it is less, or if there are no growth prospect, then the requirement of the fixed capital will be low. Okay. वैदिक आपने डाउट पूछा है मैम अगर टेक्नोलॉजी में फ्रीक्वेंट चेंज हो रहा है तो लीजिंग भी तो यूज कर सकते हैं ना? वंडरफुल, बहुत अच्छा याद दिलाया आपने कि अगर मेरी टेक्नोलॉजी में फ्रीक्वेंटली चेंजेस हो रहे हैं तो आप लीजिंग भी एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज कर सकते हैं। मतलब इंस्टेड ऑफ परचेजिंग इट वी कैन ऑलवेज लीज इट आउट, राइट? मगर आप ये सोचिए वैदिक कि हम बात कर रहे हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो कि फ्रीक्वेंटली अपग्रेड होती है, अपडेट होती रहती है। अब अगर अपडेट होती रहेगी, कितनी बार आप परचेज करेंगे? हर ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को अपग्रेड कर रही है और अपडेट कर रही है। हम बात कर रहे हैं जो हाईली फ्लक्चुएटिव होते हैं या हाईली जो कि टेक्नोलॉजी एडेड और टेक्नोलॉजी savvy ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो कि जिनकी खुद की R&D डिपार्टमेंट होता है और वो खुद को अपग्रेड करते रहते हैं। तो अगर ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जो ऑपरेट कर रही हैं, तो वहां पर आप क्या करेंगे? ये जो आपने मुझे क्वेश्चन पूछा है उसके अंदर आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं which is called based on the CVP ratio, and CVP ratio is cost volume profit ratio, और उसके बेसिस पे हम एक रेशियो डिटरमाइन करते हैं which is called PV ratio which is price volume ratio. अब
ये रेशियो जो मैंने आपको नाम लिए उनका पर्पस क्या है? उनका पर्पस ये होता है कि जो भी आप कॉस्ट इनकर कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आप बेनिफिट डिटरमाइन कीजिए उसका, कि वो कितना बेनिफिट देगी। तो अगर हम एक टेक्नोलॉजी को परचेज करना चाहते हैं या टेक्नोलॉजी को लीजिंग के थ्रू ऑब्टेन करना चाहते हैं, दोनों में से कौन सा सस्ता है और किसका बेनिफिट ज्यादा है, दोनों फैक्टर्स को कंपेयर कीजिए और फिर डिसाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन कि उसको किसको सेलेक्ट करना है। बट यहाँ हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हमारा फोकस पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन फ्रीक्वेंटली जहाँ पे टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है और जिनको जल्दी जल्दी जरूरत पड़ती है खुद को अपग्रेड करने की, which is comparatively high as in case of other organization, so वहां पे जो हमारा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा वो हाई रहेगा। अब उस केस में चाहे आप लीजिंग से परचेज कीजिए, मतलब लीजिंग के थ्रू रेंट पे लीजिए या परचेज कीजिए, दोनों केसेस में आप कॉस्ट तो इनकर करेंगे ना। तो वो जो आपकी कॉस्ट होगी वो आपकी कॉस्ट आपको इनकर करनी पड़ रही है, मगर वो ऑर्गेनाइजेशन जिसकी टेक्नोलॉजी सालों साल एक जैसी ही रहती है वहां तो उन्होंने वो कॉस्ट इनकर नहीं की, राइट। तो इस केस में which is incurring that cost, the one which is getting technologically upgraded it on a frequent basis, right। मगर जहां पे जो इतना जल्दी टेक्नोलॉजिकली आउटडेट नहीं होता उनकी यहाँ पे जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम है, राइट। तो आपने जो यहाँ पे वैदिक बात की है लीजिंग की, तो लीजिंग कैन बी वन ऑफ द ऑप्शन एंड आई एम कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू कि आपको ये याद रहा, बहुत बढ़िया। इसी को कहते हैं अच्छे से पढ़ाई करना। तो ये जो आपने पॉइंट लिखा है ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। और लीजिंग भी हमारे पास एक सोर्स अवेलेबल है जिसके थ्रू हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में मशीन्स या एसेट्स को लेकर आ सकते हैं, मगर लीजिंग की भी एक कॉस्ट होती है, राइट। और वो कॉस्ट इन कंपैरिजन टू द अदर कंपनी जिसको कोई भी कॉस्ट इनकर नहीं करनी पड़ रही है उससे तो कंपैरिजन में ज्यादा ही है। इसीलिए जो भी कंपनी जो टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेशन की जिसमें जरूरत होती है उसको कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, एंड दैट इज व्हाई देयर फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी कंपैरेटिवली हाई एज कंपेयर टू दोज ऑर्गेनाइजेशन जहां पर कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने की जरूरत इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं पड़ती, राइट। जैसे कि हम जिसमें हम बात करेंगे कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सालों साल से एक ही तरह से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सो वी कैन assume it any shoe company जहाँ पे बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, right। So इस केस में we'll continue like that, right। I hope all the 5 points that we have discussed today is clear to all. Let's connect again and let's finish the remaining points. Thank you everybody, and let's connect again.